हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल में। और अपन चर्चा कर रहे थे साइंस की जो टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियाँ उनके बारे में, जिसमें फर्स्ट यूनिट है अपनी विज्ञान की संरचना और प्रकृति। तो उसके 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आज पार्ट 4 उपलब्ध करवा रहा हूं। अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप उन्हें देख सकते हो। टीचिंग मेथड्स के अलावा अन्य जो अपने साइंस सब्जेक्ट के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का टॉपिक भी मैंने क्लियर करवा दिए रीट के लिए, उन्हें भी आप देख सकते हो। तो देखिए, आज का वीडियो चालू करते हैं, जिसमें अपन विज्ञान शिक्षण पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल से जुड़े हुए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले अपन देखेंगे विज्ञान शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में। विज्ञान शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वह अपन देखेंगे कोठारी आयोग के अनुसार। कोठारी आयोग 1964 से 66, उसके अनुसार जो विज्ञान शिक्षण का पाठ्यक्रम होता है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट निम्न प्राथमिक स्तर पर, सेकेंड उच्च प्राथमिक स्तर, और थर्ड दे रखा है माध्यमिक स्तर पर। अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे निम्न प्राथमिक स्तर। अब निम्न प्राथमिक स्तर में क्या क्या आते हैं वह देखिए। निम्न प्राथमिक स्तर कि जो प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य भौतिक और जैविक पर्यावरण के मुख्य तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांत और प्रक्रियाओं के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त कराना होता है। यानी जो जितनी भी प्राथमिक विद्यालय होती है ना, उनमें अपन देखें विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य होता है ना, वह भौतिक और जैविक पर्यावरण की जो मुख्य तथ्य, अवधारणाएं, कंसेप्ट वगैरह, सिद्धांत, प्रक्रियाओं, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है। फिर दूसरा अपन देखते हैं कि पहली और दूसरी कक्षा में सफाई, स्वस्थ आदत निर्माण, प्रेक्षण शक्ति का विकास आदि पर भी जोर देना चाहिए। यानी जो छोटी क्लासेज होती है, जिनमें अपन कह सकते हैं नर्सरी से दूसरी क्लास तक है, उनमें सफाई से संबंधित जो क्रियाएं होती है, स्वस्थ आदतें कैसे गिरती है मनुष्य की, बच्चों की, प्रेक्षण शक्ति का विकास, इन सब पर जोर देना अनिवार्य माना गया। फिर थर्ड है तृतीय और जो चतुर्थ कक्षा होती है ना, इन पर पुनः बल देना चाहिए, लेकिन अध्ययन में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी शामिल करना चाहिए। अध्ययन क्रिया में अपन देखते हैं कि जो व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता को कैसे रख सकते हैं, उनको भी शामिल करना अनिवार्य होता है। फिर आगे तृतीय और चतुर्थ रोमन वर्णमाला सिखाई जानी चाहिए। तृतीय और चतुर्थ जो रोमन वर्णमाला होती है उसे सिखाना चाहिए, चूँकि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक नापतोल की इकाइयाँ, प्रतीक तथा रासायनिक तत्वों व यौगिकों के संकेत जैसे H2 रोमन अक्षरों में ही लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को रोमन की जानकारी होनी चाहिए। आजकल अपन देखते हैं बच्चों को रोमन में लिखा हुआ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए रोमन जानकारी अवश्य होनी चाहिए। फिर 5 नंबर देखिए कि इन तथ्यों आदि को स्पष्ट करने के लिए आगमन और निगमन दोनों पद्धतियों का उपयोग होना चाहिए। शिक्षण विधि होती है आगमन और निगमन, तो आगमन और निगमन दोनों पद्धतियों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। लेकिन निगमन पद्धति पर या वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर अधिक बल देना चाहिए। यानी आगमन और निगमन दोनों काम में लेनी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से जोर किस पर देना चाहिए, अधिक बल निगमन पद्धति पर देना चाहिए, उससे वह जल्दी सीखेंगे बच्चे। फिर आगे अपन देखते हैं 6 नंबर, इन कक्षाओं के बच्चे सामाजिक, भौतिक और जैविक पर्यावरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इन कक्षाओं में बच्चों के सामाजिक, भौतिक और जैविक पर्यावरण होता है ना, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चों का विज्ञान के औपचारिक क्षेत्र से परिचित कराया जा सकता है। बच्चों को विज्ञान का जो क्षेत्र होता है, साइंटिफिक एरिया, उससे परिचित कराया जा सकता है। जैसे वायु जिसमें वह सांस लेते हैं, नल जिससे वह पानी पीते हैं, धरती जिस पर वह रहते हैं, उनका शरीर, आकाशीय पिंड जिन्हें वह रात्रि में देखते हैं, उन सब से क्या कराना चाहिए, बच्चों को परिचित कराना चाहिए। ये अपन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बाद में अपन बात करेंगे कि इसके ऊपर उच्च प्राथमिक जो स्तर आता है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे।
तो उच्च प्राथमिक स्तर में देखिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस स्तर पर तर्कपूर्ण रीति से सोचने, परिणाम निकालने तथा उच्च स्तर पर योग्यता के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति पर बल देना चाहिए। यानी जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है ना, इस पर तर्कपूर्ण रीति से सोचने, परिणाम निकालने तथा उच्च स्तर पर योग्यता के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति पर बल देना चाहिए। फिर आगे अपन देखें सेकंड नंबर, तो वह क्या है, विज्ञान भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर देखें, उच्चतर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में इन विषयों का विभाजन सुझाव के रूप में नीचे दिया गया है, तो उन्हें अपन देखेंगे। देखिए पंचम कक्षा में भौतिकी, भूविज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ाई जानी चाहिए, और छठवीं जो कक्षा होती है, षष्ठ कक्षा, उसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। सप्तम कक्षा में भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन और खगोल विज्ञान का अध्ययन करवाना चाहिए, यानी कक्षा वाइज टाइम टेबल होना चाहिए। अब जो थर्ड आता है माध्यमिक स्तर, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। माध्यमिक स्तर, इसमें फर्स्ट बिंदु क्या है, माध्यमिक स्तर पर मानसिक अनुशासन और उच्चतर शिक्षा की तैयारी के रूप में विज्ञान पर विशेष बल देना चाहिए। यानी माध्यमिक स्तर पर मानसिक अनुशासन और उच्चतर शिक्षा की तैयारी के रूप में विज्ञान पर विशेष बल देना चाहिए। किस पर देना चाहिए, विज्ञान पर। फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिर भूत जीव विज्ञान सभी छात्रों को अनिवार्य पढ़ाए जाने चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर जो आता है उस पर तो अपन देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह सब आते हैं, तो इनको अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। थर्ड अपन कहते हैं कि उच्चतर माध्यमिक अवस्था पर जहाँ की शिक्षा का विविधीकरण होगा, विज्ञान सभी छात्रों के लिए क्या होगा, अनिवार्य नहीं होगा। उच्चतर माध्यमिक अवस्था पर जहाँ की शिक्षा का विविधीकरण, विविध रूप, यानी जैसे अपन देखते हैं आज माध्यमिक के बाद में अलग अलग सब्जेक्ट आर्ट, साइंस, कॉमर्स वगैरह लेते हैं, तो यह बताया गया है कि सभी छात्रों के लिए यह विज्ञान विषय वाला जो होगा वह अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए माध्यमिक स्तर तक ही इसको ज़्यादा इस पर जोर देना चाहिए, बाद में तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट डिवाइडेशन हो जाता है। अब अपन मुख्य बात करेंगे विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की जो संरचना है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक अच्छी विज्ञान पाठ्य पुस्तक की संरचना निम्न प्रकार की होनी चाहिए। क्या क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए वो देखते हैं। एक तो विषय सूची होनी चाहिए उसमें, यानी कि आप क्या क्या उसमें पढ़ाने के लिए आपने जो मैटर दिया है उसके जो मेन बिंदु है उनकी सूची तैयार होनी चाहिए। कौन कौन से विभाग आपने शामिल किए हैं उन विभाग की जानकारी होनी चाहिए यूनिट की। फिर अध्याय कितने शामिल किए आपने, उन अध्यायों की जानकारी होनी चाहिए। पाठ की सहगामी क्रियाओं के लिए, पाठ की जो सहायक सामग्री होती है उसके लिए सुझाव देना चाहिए जिनके आधार पर अपन पाठ को आसानी से याद कर सके। पाठ का क्या होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए। जो वैज्ञानिक की संक्षिप्त जीवनियाँ होनी चाहिए, साइंस से रिलेटेड जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी संक्षिप्त जीवनियाँ भी होनी चाहिए, जिनको पढ़कर बच्चे क्या हो सके, प्रोत्साहित हो सके और विज्ञान के प्रति अट्रैक्टिव हो सके। संदर्भ ग्रंथ सूची भी होनी चाहिए, यानी किसी विषय वस्तु के संदर्भ में भी वहाँ पर अपने को कोई न कोई मैटर उपलब्ध करवाना चाहिए। पृष्ठ के पाद की टकाएँ होनी चाहिए। पृष्ठ पाद अपन कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से जिसमें कोई भी मैटर वगैरह होता है तो उससे संबंधित जो मुख्य जानकारी होती है वह होनी चाहिए। और शब्द सूची, कोई भी हार्ड शब्द आ जाते हैं अगर पाठ के अंदर तो उनको अलग से प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे अपन शब्दार्थ वगैरह बोलते हैं, पाठ के पीछे लिखे होते हैं कठिन शब्दों का अर्थ, उस प्रकार से यह होने चाहिए। फिर अनुक्रमणिका होनी चाहिए। अनुक्रमणिका में अपने दिया होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने पेज नंबर पर स्थित है, ये सारी जानकारी उसके अंदर इंडेक्स के रूप में होनी चाहिए। अब अपन देखेंगे लास्ट में पाठ्य पुस्तक निर्माण के सिद्धांत। पाठ्य पुस्तक निर्माण के टोटल कितने सिद्धांत है, 7 सिद्धांत है जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत है, 7। फर्स्ट सिद्धांत क्या कहता है, अपना जो फर्स्ट सिद्धांत है वह देखिए। फर्स्ट सिद्धांत यही कह रहा है कि
कम कीमत पर छात्रों को सूचनाएं प्राप्त होती है। कम कीमत पर छात्रों को सूचनाएं प्राप्त होती है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत यही होना चाहिए कि उसकी कीमत जो हो बुक की वह कम से कम होनी चाहिए और कम से कम कीमत पर छात्रों को पढ़ने के लिए सूचनाएं प्राप्त हो सके। पहला सिद्धांत तो ये कहता है। दूसरा सिद्धांत है शिक्षक के लिए पाठ तैयारी में सहायक होना। यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षक जो होता है वह अपने पाठ जिसको वह पढ़ा रहा है उसकी तैयारी करने में वह उसकी सहायता कर सके। यानी कि क्रमबद्ध रूप से वह होना चाहिए, बेसिक से शुरू होना चाहिए, इजी से लेकर हार्ड की ओर होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। फिर विषय वस्तु को क्रमबद्ध, रोचक और उपयोगी बनाकर प्रस्तुत करना, ऐसा पाठ्यपुस्तक होना चाहिए निर्माण। तो कोई भी अपने टॉपिक हो तो उसको क्रम से चलना चाहिए, अपने को उसके बेसिक से लेकर उसको रोचक बनाइए ताकि बच्चे उसको पढ़ने में रुचि ले सके और उसको इतना उपयोगी बनाना चाहिए कि बच्चे सोचे कि वाकई में ये बहुत उपयोगी है और उसको मन लगाकर पढ़ सके। तो विषय वस्तु को क्रमबद्ध, रोचक व उपयोगी बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। सहायक सामग्री के रूप में भी, तो पाठ्य पुस्तक निर्माण में सहायक सामग्री के रूप में भी अपने को कुछ मैटर अवश्य शामिल है करना चाहिए, जिसके साथ साथ बच्चे क्या हो सके आसानी से वो अपने जो पढ़ाई का जो मैटर है उसको क्लियर कर सके, उसे याद कर सके और साथ साथ में उनकी अन्य गतिविधियां भी चलती रहे। अगला दे रखा है छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देती है। यानी पाठ्य पुस्तक निर्माण के जो सिद्धांत होते हैं ना उसमें इस प्रकार से वह होना चाहिए कि छात्रों को स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वतः पढ़ना, स्वाध्याय जो स्वतः खुद पढ़ते हैं बच्चे तो उसके प्रति प्रेरणा दे, उनकी रुचि हो पढ़ने में, इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए। फिर जो 6 और 7 नंबर का जो सिद्धांत वह देखिए छठवां, साहित्य पढ़ने के निर्देश प्राप्त होते हैं। साहित्य पढ़ने के लिए निर्देश भी प्राप्त होते हैं। अच्छा पाठ्यक्रम वही होता है जिसमें साहित्य की भी जानकारी वगैरह दी होती है और बच्चे उसको पढ़ सके, वरना अगर बच्चे साहित्य के बारे में नहीं जानेंगे तो उनका जीवन जो होता है वह शिक्षा के अभाव में बेकार माना जाता है। जैसे वर्तमान में अपन देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस चल रहा था, सभी घरों में सभी को एक प्रकार से कैद हो गए, तो अपनी गवर्नमेंट ने एक अच्छा उपाय निकाला कि जितने भी धार्मिक सीरियल थे उनको DD1 पर प्रस्तावित किया, दूरदर्शन चैनल पर, ताकि आज की पीढ़ी को जो पता ही नहीं राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, सीता कौन थे, तो उनके लिए एक रामायण जो नाटक था अपना वह प्रस्तुत किया गया ताकि लोगों को अपना जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी बारे में जानकारी मिल सके, राम कौन थे उनके बारे में जान सके। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया था। ऐसे ही अपने पाठ्यक्रम पुस्तक का निर्माण करते समय साहित्य पढ़ने के लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए ताकि बच्चों की साहित्य के प्रति क्या हो रुचि उत्पन्न हो सके। फिर छात्रों के गृह कार्य में भी सहायक होना चाहिए, यानी कि उसमें छात्रों को दिए जाने वाला गृह कार्य होता है वह भी शामिल होना चाहिए, जिससे जाकर वह घर पर गृह कार्य कर सके और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी कर सके। तो ये मुख्यतः पाठ्य पुस्तक निर्माण के सिद्धांत 7 सिद्धांत है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक निर्माण किया जाता है। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी अपने साइंस रीट की तैयारी कर रहे हैं मैथ साइंस के स्टूडेंट उन सबके पास शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइंस की जो टीचिंग मेथड शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में मुख्य रूप से अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।